नमस्कार। आप सभी आशाओं एवं संबंधित वर्ग का स्वागत है। आशा संवाद के द्वितीय एपिसोड में आप सब लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति उत्साह ने हमें प्रेरित किया है कि आप तक और भी नई नई जानकारियां पहुंचाई जाएं। आशा संवाद के कार्यक्रम को हम समर्पित कर रहे हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के लिए, जिसका शुभारंभ दिनांक 17 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धार जिले से किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र की जो तमाम और विभिन्न योजनाएं हैं उसको किस तरह से मध्य प्रदेश अमल में ला रहा है और किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार अग्रणी भूमिका निभाता हुआ। साथियों, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। ये अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यदि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार भी सशक्त होगा। इसीलिए आज का कार्यक्रम महिलाओं की प्रमुख समस्या रक्ताल्पता या एनीमिया या खून की कमी पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ अमिता सिंह, आहार एवं पोषण विशेषज्ञ, हमें बताएंगी कि इसके क्या कारण हैं व समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती अमिता सिंह, आहार एवं पोषण विशेषज्ञ, आप सब आशा बहनों का आज स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एनीमिया के बारे में। मैं जानती हूँ कि आप सबको इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। आप ये भी जानती होंगी कि एनीमिया का जो माप है, हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी को एनीमिया है या नहीं, वो हम हीमोग्लोबिन के स्तर से मापते हैं। हीमोग्लोबिन ये दो शब्दों से बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम अर्थात लौह लवण और ग्लोबिन अर्थात प्रोटीन। तो देखिए, बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में 11 ग्राम पर 100 ml ब्लड में पर्याप्त हो जाता है, परंतु जो भी और वयस्क हैं उनमें 12 और 13 के बीच में कम से कम रहना ही चाहिए। और ये हमें पता कैसे चलता है? आप ये फोटोग्राफ देखिए। आप भी कभी डॉक्टर के पास गई होंगी तो जरूर आपकी आंख की पुतली को नीचे करके डॉक्टर ने देखा होगा कि ये कितनी लाली है इसमें, क्योंकि ये एक संकेत है कि आपको एनीमिया तो नहीं है। इसी प्रकार से हाथ अगर पीले या सफेद होते हैं तो भी ये साफ पता लगता है कि खून की कमी हो सकती है। साथ ही साथ आप एक और फोटोग्राफ में देखिए, इसमें एक नाखून का शेप मुड़े हुए होते हैं, पर अगर बहुत अधिक एनीमिया होगा तो ये नाखून चम्मच के आकार के हो जाते हैं। ये जो फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किसी विदेशी महिला की नहीं है, ये हमारी एक भारतीय बच्ची की तस्वीर है जिसमें इतना अधिक एनीमिया था, बिल्कुल सफेद रखी थी। अब बात ये आती है कि ठीक है, एनीमिया है तो क्यों हम उसके ऊपर इतनी चर्चा करते हैं? कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे और किशोर जो हैं वो कमजोर हों। एक ही चीज है जो शरीर में सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक घूमती रहती है और पोषण देती रहती है, और वो है खून। अगर खून में हीमोग्लोबिन कम है तो आप सोचिए ना, किसी भी बच्चे का विकास कैसे होगा। ना केवल शारीरिक विकास, अपितु
मानसिक विकास भी आप जानते हैं, हर तरह की दवाई भी खून के द्वारा ही शरीर में घूमती है। अगर खून ही पर्याप्त नहीं है और पोषण भी पर्याप्त नहीं है तो बार बार बच्चा बीमार पड़ेगा, अर्थात उसका विकास नहीं होगा। इसी प्रकार से गर्भावस्था में अगर खून की कमी हो जाती है, 11 का तो मैंने फिगर आपको दिया, पर अगर उससे भी कम है तो आप देखिए ऐसे में महिला की कमजोरी, उसी के साथ साथ उसके अंदर जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसकी कमजोरी हो सकता है, उसका गर्भपात हो सकता है कि उसका जो बच्चा पैदा होगा वो स्वस्थ नहीं होगा, समय से पहले पैदा हो जाए और बहुत ही कमजोर होगा। परंतु गर्भावस्था या बच्चों में या किशोरियों में ही हमें खून की कमी देखने को मिलती है। चिड़चिड़ापन, हृदय की तेजी से धड़कन होना, थोड़ा सा काम करने में थकावट हो जाना, थोड़े से काम करने में सांस फूल जाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और पैरों में सूजन क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की कमी होगी पैरों में सूजन होगी, और अगर हीम कम है तो फिर सांस भी फूलेगी। ये प्रश्न मेरे से पूछा है कई कार्यकर्ताओं ने, सांस फूलने का हीमोग्लोबिन के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, खून में है हीमोग्लोबिन, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर चढ़ती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जब हम काम करते हैं, मैं हाथ हिला रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो खून से ऑक्सीजन निकल रही है जिससे मैं ये काम कर रही हूँ। तो अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो पूरी ऑक्सीजन तो आपके शरीर को नहीं मिलेगी और फिर हम तेज तेज सांस लेंगे, इसीलिए हमारी सांस उस समय पे तेज चलती है। जरा सा काम किया, थकावट हो गई, लगता है दिल धड़क रहा है। तो इन चीजों का हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि आप ये बातें समझा सकें। फिर ऐसे कौन सी खाने वाली चीजें हैं जो आपके आसपास आसानी से मिलती हैं और जिनसे आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि खून अच्छा स्वस्थ बने? तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो देखिए, दूध दही, आपके आसपास जितनी दालें हैं, लोबिया है, मोठ है, काले चने हैं, मूंग है, इन सब का उपयोग कर सकते हैं, मूंगफली का उपयोग कर सकते हैं, फुटाने या भुने चने का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जानते हैं आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। तो जितनी भी हरी भाजियां हैं, खासकर सहजने की फली, सहजने के पत्ते जो हैं, हरी भाजी है, लाल भाजी है, मेथी, पालक, चौलाई, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि खाने के साथ खटाई वाली वस्तुओं का उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी या खटाई के बिना से आयरन अवशोषित नहीं होगा, शरीर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसीलिए खाने के साथ में हरी चटनी, नींबू, आंवला, अलग अलग तरह के बेर, अमरूद, इन सभी का उपयोग, और तो और हरी मिर्च में विटामिन सी बहुत होता है, तो इनका उपयोग करने से आपके खाने में जितना आयरन है वो बहुत अच्छी तरह से अवशोषित हो जाएगा। ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये तो बड़ी आराम से, आसानी से मिलने वाली वस्तुएं हैं। तो फिर इन सब चीजों को हम अपनी 1 कप दूध या दही के साथ 1 पराठा लेना, और मौसम का जो भी फल, चाहे वो बेर हो, चाहे अमरूद हो, साबुत दालों का उपयोग करिए। साथ में खाने में हरी चटनी, हरी भाजी, चाहे मेथी हो, पालक हो, चुलाई हो, और फिर शाम को चाय के पहले या चाय के बाद ये ध्यान दीजिएगा कि भेल की चाट, भुने चने की चाट, उबले चने की चाट, या चना और मुरमुरे का मिक्सचर वो ले सकते हैं आप, और फिर रात को दोपहर की तरह से खाना। ध्यान ये दीजिएगा, खाने के 1 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में चाय का उपयोग ना करें, नहीं तो आपने जो आयरन लिया है, इतनी सारी चीजें ली हैं, उनका उपयोग शरीर नहीं कर पाएगा। धन्यवाद अमिता मैडम। आशा है हमारी सभी आशा बहनों के लिए ये बहुत ही उपयोगी जानकारी साबित होगी, क्योंकि वह गृह भ्रमण के दौरान हितग्राही को पोषण परामर्श दे सकेंगी। कार्यक्रम के अगले भाग में समय है कहानी सुनने का।
कहानी उस आशा बहन की जिसने अपनी मेहनत से एक उच्च जोखिम की गर्भवती महिला का प्रसव सिविल अस्पताल में कराया और कम वजन के शिशु की देखभाल कर उसे अस्पताल में रेफर कर फॉलो अप किया। जिला धार का सरदारपुर विकासखंड जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर पर स्थित है, जो कि जनजाति विकासखंड के अंतर्गत आता है। विकासखंड मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बिछिया है, जिसका टोला नयापुरा है। ये गांव से बिल्कुल अलग थलग बसा है। यहाँ की 28 वर्षीय गर्भवती महिला को उच्च रक्तचाप की समस्या का चिन्हांकन किया गया था। इसका नियमित फॉलोअप आशा कार्यकर्ता श्रीमती सीमा मेहरा के द्वारा किया गया। प्रसव के पूर्व दिनांक 15/7/2023 को गर्भवती का बीपी अचानक से बढ़ने लगा, जिसकी जानकारी परिजनों ने आशा कार्यकर्ता सीमा मेहरा को दी। आशा ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सिविल अस्पताल सरदारपुर में भर्ती करवाया व पूर्ण उपचार कराया एवं अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गर्भवती महिला को सुबह 4 बजे प्रसव पीड़ा होने लगी और परिजनों ने उसे जिला अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला के साथ जिला अस्पताल गई। दिनांक 16 जुलाई को शाम 7 बजे 1 किलो 900 ग्राम के शिशु का जन्म हुआ। इसके बाद दिनांक 18 जुलाई को महिला की छुट्टी कर घर भेज दिया गया। हाई रिस्क की महिला व शिशु के कम वजन के कारण आशा ने प्रतिदिन HbPNC के मापदंड के अनुसार भ्रमण किया। दिनांक 22 जुलाई को भ्रमण के समय उसने पाया कि शिशु सही ढंग से स्तनपान नहीं कर रहा है, तो उसने ANM को सूचित किया और ANM ने उसे देखकर पीलिया बताया तथा तत्काल अस्पताल के लिए रेफर किया। परिवार वालों ने आशा और ANM की बात मानकर शिशु को तत्काल सरदारपुर सिविल अस्पताल में भर्ती किया। 3 दिन NBSU में भर्ती रहने के पश्चात शिशु को अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। आशा की सजगता से न केवल उच्च जोखिम की गर्भवती महिला बल्कि उच्च जोखिम के नवजात शिशु की भी जान बची। वर्तमान में भी आशा कार्यकर्ता प्रसूता व शिशु का नियमित फॉलोअप ले रही है। हम आशा करते हैं कि ऐसी आशा बहनें हमारे सब के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी और हमें प्रेरित करती रहेंगी। अब समय है डॉक्टर अर्चना मिश्रा, वरिष्ठ संयुक्त संचालक मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम से संवाद का और आपके जिज्ञासाओं के समाधान का। मैडम, यदि हम गर्भवती को 7.5 हीमोग्लोबिन होने पर 7वें माह में अस्पताल ले जाते हैं, तो अस्पताल वाले उसे ये कहकर वापस लौटा देते हैं कि अब इसे आयरन सुक्रोज नहीं लग सकता। देखिए, ऐसा रहता है कि कई बार आशाएं जो हैं वो लेके जाती हैं, क्योंकि ANM ने जो जांच करी उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम आया। जब अस्पताल में ले जाते हैं तो डॉक्टरों का कहना रहता है कि इसका हीमोग्लोबिन ठीक है, तो इसको आयरन के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी रहती हैं जो गोलियां नहीं खा पाती हैं, उनको गोलियां खाने से उल्टियां होती हैं या पेट में जलन होती है, तो उनको एक तो परामर्श देना चाहिए। और आजकल आयरन सुक्रोज जो है वो तो मिनिमम 3 बार अपने को अस्पताल लेके आना पड़ता है, एक दिन छोड़ के। नया एक इंजेक्शन आया है, इंजेक्शन FCM, उसको एक बार लगाने से उसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये भी एक हमारे पास में ऑप्शन है कि वो हम महिलाओं को लगा सकते हैं। एक किशोरी बालिका हमेशा सुस्त सी रहती है और उसको जब भी आयरन फॉलिक एसिड की गोली खिलाते हैं तो उसे उल्टी आ जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आयरन की गोली या कोई भी दवाई देते हैं तो उसके लिए समझाना बहुत ज़रूरी रहता है कि गोली कैसे लेनी है। तो गोली जो है एक तो खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए और दूसरा किसी खट्टे पदार्थ से लें तो जिससे उसको अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। और यदि खाली पेट ली तो फिर उल्टी आती है उसमें। और एक दूसरी जो समझाने योग्य बात यह है कि शुरुआत में जब अपन गोली लेते हैं, कोई भी दवा शुरू करते हैं, तो 2-4 दिन उससे तकलीफ़ होती है, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो लड़कियां जो हैं वो कम उम्र की रहती हैं, तो उनको समझाना बहुत ज़रूरी रहता है कि भाई ये गोली ले रहे हो तो 2-4 दिन ये प्रॉब्लम रहेगी, फिर अपने आप ये ठीक हो जाती है। तो इसके ऐसा नहीं है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा उल्टी होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। थोड़ी बहुत उल्टी जी मिचलाएगा जो 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। घरों में भ्रमण के लिए जाते हैं तो अक्सर घर की अन्य महिलाएं चक्कर आना, सिर दर्द और कमर दर्द की शिकायत करती हैं।
ऐसे में उन्हें क्या सलाह देनी चाहिए? कई बार जैसे आपने बोला कि आप घरों में जाती हैं तो दूसरी महिलाएं भी जो रहती हैं वो अपने वीकनेस के बारे में आपको बताती हैं कि चक्कर आते हैं, ठीक नहीं लगता है, बीमार सा लगता है। तो ऐसा रहता है कि यदि महिला गर्भवती नहीं है, धात्री भी नहीं है, तो भी वो एक महिला जो है वो परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा रही है। और प्रजनन आयु वर्ग की जो महिलाएं रहती हैं 15 वर्ष से लेकर 39 वर्ष तक, तो उनको हर महीने जो है मासिक धर्म भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ब्लड लॉस जो होता है तो कमजोरी आती है, ख़ासतौर पे उन महिलाओं को जो अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई तुमको ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो एनीमिया के कारण हो सकती है। और एएनएम जब गांव में आती है जो ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिन, तो हीमोग्लोबिन भी कर सकते हैं उस महिला का। और नहीं तो जैसा हमारे प्रोटोकॉल्स हैं एनीमिया मुक्त भारत के, हमें सप्ताह में 1 दिन ऐसी महिलाओं को आयरन की गोली देनी ही है, चाहे उसको चक्कर आ रहे हों, चाहे वो स्वस्थ हो। सभी महिलाओं को 15 to 49 ईयर्स के बीच में एक आयरन की गोली सप्ताह में 1 दिन लेनी ही है, जिससे कि उसमें खून की कमी ना हो और इस तरीके के जो लक्षण आते हैं एनीमिया के वो ना हो। और फिर से हम रिपीट करेंगे, स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार की धुरी रहती है। और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है उसको साकार करने में अपनी भूमिका जो है अदा कर रहे हैं। धन्यवाद मैडम। आशा है हमारी सभी आशा बहनों के लिए ये बहुत ही उपयोगी जानकारी साबित होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आशा संवाद चैनल आपका अपना चैनल है और इन एपिसोड को आप कभी भी देख सकती हैं। आप लोगों से आग्रह है कि स्वास्थ्य के विषय से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य टाइप करें, जिनसे चुनिंदा प्रतिनिधि प्रश्नों का स्वास्थ्य संबंधी समाधान करने का प्रयास अगले एपिसोड में किया जा सके। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और वे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़ सके। हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ एवं अधिकारियों का, हमारी आशाओं का, जिनके सहयोग से ये सार्थक संवाद हुआ है। अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार को नए विषय एवं नए एपिसोड के साथ।